राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने साइकोलॉजी में करेंगे अधिगम वक्र, क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम, जिसमें सिद्धांत अपना कंप्लीट कर लिया था। और इस क्लास में जो करेंगे अधिगम वक्र, एक ही क्लास में अपने अधिगम वक्र और अधिगम पठार दोनों को ही कंप्लीट करेंगे, जो कि ये टॉपिक है छोटा पर काफी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों ने अगर अधिगम के सिद्धांत नहीं देखे है, नहीं क्लासेस ली है, तो पहले वाली क्लासेस जरूर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे सारी क्लासेस नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को ये क्लासें जैसे ही क्लास डाल दी जाती है और वहाँ पर आपको क्लास मिल जाती है डेली की डेली। और इसके साथ में ही आपको पीडीएफ अब ऐसे नहीं है कि आप लोग एक बार बोला पीडीएफ जब मेरे को टाइम मिलता है तभी होती है, आप लोगों के अनुसार नहीं। कभी कभी हाँ होता है कि फ्री होती हूँ तो आप लोगों के अनुसार मिल जाती है, पर अब हर संडे को जैसे आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लेकर के आपको जितने भी सिद्धांत है उनको कम समय में ज़्यादा मैटर में समझाने की कोशिश की है। तो अब भी अपने ऐसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले अधिगम वक्र है। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है अधिगम पठार और एक होता है अधिगम वक्र। अधिगम पठार में तो होता है कि जब अधिगम की जो दर होती है वो अगर लंबे समय तक उसमें स्थिरता आ जाती है, यानी कि न तो उसको जो सीखना है जो अधिगम है उसमें यानी ना तो चढ़ाव आता है, उन्नति आती है, न ही उसमें क्या होता है उतार यानी कि अवनति आती है, अवनति वो होता है अधिगम पठार आ जाता है, यानी कि सीखने की जो गति होती है वो जीरो हो जाती है। और अधिगम वक्र देखो क्या है कि व्यक्ति के सीखने की गति हर समय समान नहीं होती है, इसमें कभी तेज व कभी मंद। देखो इस प्रकार होगा, कभी तो बिल्कुल तेज, फिर नीचे मंद, फिर तेज, फिर मंद, तेज, इस प्रकार। ये देखो कभी तेज कभी मंद, यानी कि इस प्रकार। तो अधिगम के ये देखो 4 प्रकार के होते हैं वक्र, अधिगम वक्र 4। एक धनात्मक अधिगम वक्र होता है, एक ऋणात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक जो पॉजिटिव होता है उसको नतोदर बोलते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र जो कि नेगेटिव होता है उसको उन्तोदर बोलते हैं। और एक होता है समान यानी कि सरल रेखा अधिगम वक्र, ये बिल्कुल ऐसा सीधा होएगा। देखो जैसे किस प्रकार होएगा, यानी कि इस प्रकार बिल्कुल, ये भी मेरा टेढ़ा हाथ है तो देखो बिल्कुल सीधा होता है इस प्रकार का, ठीक है ना। यहाँ से उल्टे हाथ से सीधा नहीं बन रहा, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार सीधा होएगा, यानी कि समान या सरल रेखा अधिगम वक्र। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम देखने को क्यों, मतलब मान लो आप ऐसे देखो कोई 10वीं क्लास का बच्चा है, अगर 10वीं में वो 50% लाया है, मान लो वो 12वीं में भी 50% लाता है, यानी कि सेम लाता है, तो वो होता है समान सरल रेखा अधिगम वक्र। ये बहुत कम देखने को मिलता है। फिर होता है असहकारी अधिगम वक्र जो कि मिश्रित अवग्राह्य अधिगम बोलते हैं इसको। तो जिस प्रकार से अपने ना ग्राफ पे ऐसे इनको मतलब इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, मान लो यहाँ पर देखो कभी तेज कभी मंद, इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है। समान सरल रेखा यानी कि बिल्कुल सीधा होता है। जिस प्रकार इनको अपने प्रदर्शित करेंगे वो अधिगम वक्र होता है। देखो इस प्रकार सीखने की जो गति है अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से या एक ग्राफ पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, वो ही अधिगम वक्र कहलाता है। अब ये 4 प्रकार जरूर ध्यान रखना, इनको अच्छे से देखना, मैंने मानचित्र से समझाया है किस प्रकार होते हैं ये। तो ये चारों आप इनके नाम देख लो। एक परिभाषा देखो आप, स्किनर के अनुसार कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति अवनति का ब्यौरा कागज पर विवरण है। एक गेट्स और अन्य के अनुसार भी इसकी परिभाषा है कि अधिगम का जो वक्र है वो सीखने की क्रिया से होने वाली जो गति है और जो प्रगति है उन्हीं को व्यक्त करता है। तो अधिगम वक्र के 4 प्रकार ध्यान रखना। अधिगम वक्र एक समान नहीं होता है, जो सीखने की गति होती है इसमें कभी तेज कभी मंद। थोड़ा सा अधिगम पठार की परिभाषा देखो, अधिगम पठार है क्या, अधिगम पठार भी करेंगे बाद में इसी वीडियो में ही, पहले अधिगम वक्र को कंप्लीट करेंगे फिर इसको। कि अधिगम पठार जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, यानी कि सीखने में जो स्थिरता आ जाती है वो ही अधिगम पठार है। अर्थात न तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आता है यानी कि उन्नति होती है, न ही उसमें अधिगम वक्र में उतार अवनति आ रहा है, वो अधिगम पठार है। चलो आ जाओ अब इनको समझते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए और कम समय में ज्यादा मैटर मिल सके। देखो अधिगम वक्र के 4 प्रकार है। पहला देखो धनात्मक अधिगम वक्र नतोदर, जो कि धनात्मक जो पॉजिटिव होता है, इसमें देखो इस प्रकार का बनता है। धनात्मक अधिगम वक्र किस प्रकार का बनता है, ऐसे बनता है, यानी कि जो अधिगम जो सीखने की दर है, जो सीखते हैं वो प्रारंभ में बिल्कुल इस प्रकार होगी, यानी कि ऐसे देखो धीमा हो रहा है, बिल्कुल धीमी होएगी
और बाद में ये तीव्र हो जाती है, तो ये होती है धनात्मक अधिगम वक्र, इसको बोलते हैं नतोदर। आप इस प्रकार से याद रखते हो, स्टार्टिंग में कैसी होगी, स्टार्टिंग में धीमी, यहाँ क्या नाम है इसका, नतोदर। नतोदर से आप लोग नम पड़ गई, धीमी पड़ गई, तो स्टार्टिंग में नम धीमी पड़ गई तो धनात्मक अधिगम वक्र नतोदर है, यानी कि स्टार्टिंग में धीमी पड़ेगी बाद में तीव्र होगी। इसका नाम देखो क्या है, धनात्मक अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, गति वक्र भी बोलते हैं, और वर्धमान है शिक्षण वक्र कहलाता है। तो यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र यही है। फिर देखो सेकंड है ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसको बोलते हैं उन्तोदर। आप इनको कैसे याद करोगे, देखो ये पहले तो आप इसका मानचित्र देखो, इस प्रकार होता है, यानी कि प्रारंभ में जो गति होती है वो देखो तीव्र है, प्रारंभ में तीव्र और बाद में ये धीमी हो रही है। इसमें क्या था, धनात्मक में जो नतोदर था, पहले नम, नतोदर नम, पहले से लो नम, यानी कि पहले धीमी फिर तेज, और ऋणात्मक में पहले लो ऋण हो गया, यानी कि उन्तोदर, सॉरी ऋणात्मक जो उन्तोदर है उसमें, उन्तोदर में नाम देखो उन्तोदर है, उन ऊपर, उन्तोदर ऊपर ऊपर उठ रहा है, तो प्रारंभ में तीव्र यानी कि प्रारंभ में ऊपर उठ रहा है, फिर यहाँ पर जाकर धीमा आ रहा है नीचे, यानी कि बाद में धीमी होती है, तो प्रारंभ में तीव्र, इसको ऋणात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक गति वक्र या ह्रास निष्पादन वक्र कहलाता है। तो ये जो अधिगम है इसमें देखो कभी कभी थकान, जो अनिच्छा है, अपनी इच्छा नहीं होती, अनिच्छा या आदि कारणों से भी इसमें ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। थर्ड है वो है समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र। एक बार आप दोनों के इनके ये समझ में आ गया होगा, धनात्मक जो कि इसको ध्यान रखना भी, नतोदर, धनात्मक का नाम है नतोदर, पहला नतोदर, फिर उन्तोदर, उन्तोदर में पहले ऊपर उठ रही है, पहले तीव्र फिर नीचे, इस प्रकार, और नतोदर में पहले नम, यानी कि पहले देखो नीचे आ रही है डाउन धीरे फिर ऊपर, ये दोनों समझ में आई। अब इनके थोड़े से मैं उदाहरण बताती हूँ। जो नतोदर है, जो धनात्मक है, मान लो आप कीबोर्ड है उस पर टाइपिंग करना सीखती हो, किस पर, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना सीखती हो, ये उदाहरण है नतोदर का, धनात्मक का। भाई आपको बिल्कुल ही नहीं आती है तो सबसे पहले सीखते हो, सीखते समय तो आपकी गति क्या होगी, बिल्कुल धीमी होगी। जब सीखोगे आप खुद पर लो, नहीं आता तो धीमी होगी, तो प्रारंभ में धीमी होती है नतोदर, या ऐसे लो नम होती है। फिर जब बिल्कुल सीख गए आप, सीखोगे, सीखने अभ्यास होता है, अभ्यास होने के बाद में टाइपिंग की जो गति है उसमें तीव्रता आ जाएगी, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करोगे। इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया। फिर देखो मैंने बताया सेकंड ऋणात्मक अधिगम वक्र, इसको बोलते हैं उन्तोदर, पहले उन्त, पहले होएगा तीव्र, प्रारंभ में तीव्र बाद में धीमी। आप ऐसे लो, अपने ऊपर ही लो, जब स्कूल जाते थे स्टार्टिंग में जब नहा धोकर अच्छे से जाते हैं रेडी, सुबह के टाइम तो अपने इतने पॉजिटिव रहते हैं, इतने मतलब अच्छे रहते हैं कि सुबह जब बच्चों को भी भेजते हैं, चाहे किसी प्रकार ले लो, आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो जाते समय तो आप में इतनी एनर्जी होती है कि अच्छे से सेल्फी लेते हो, क्या बात है, आते समय तो बाल बिखर गए, ये वो है ना, वो चीज़ वैसे ही लो कि सीखने में भी इस प्रकार लो ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसको उन्तोदर बोलते हैं। मान लो आप कक्षा में जो पहला और दूसरा, मान लो तीसरा, 3 घंटे ले लो, 3 क्लास है, उसका क्लास है, उसमें जो सीखने की गति है वो तीव्र होगी, पहले और सेकंड में मतलब अच्छे से सीख पाओगे अगर स्कूल जाते हैं बच्चों पे लो। फिर आखिरी के जो लास्ट में अपने स्कूल में अपने साथ जब पढ़ते थे, ऐसे होता था, स्टार्टिंग में अच्छे से माइंड फ्रेश रहता था, सीखने की गति तीव्र होती थी और लास्ट में जाकर के धीमी हो जाती थी। तो ये होती है उन्तोदर, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगी, तीव्र होगी, बाद में धीमी, इस प्रकार। फिर तीसरा समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बिठाने की। सरल या समान रेखीय अधिगम वक्र, इसमें देखो अधिगम की जो दर है वो हमेशा समान गति से बढ़ती है, समान, कोई कभी ऐसे नहीं, कभी मंद कभी तेज, ऐसे कुछ नहीं है, बिल्कुल समान। किस प्रकार, ये रहा, बिल्कुल समान रहती है ऐसे। इसको सरल रेखीय अधिगम वक्र या समान निष्पादन वक्र भी बोलते हैं। इस तरह का जो वक्र होता है बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको इसी में कि कक्षा 10 में अगर किसी बच्चे के 50% आते हैं और वही कक्षा 12 में भी 50% आता है, तो उसका जो अधिगम था वो सरल रेखीय अधिगम ही था, समान दोनों में आना। नेक्स्ट चौथा देखो एस आकारीय अधिगम वक्र, ये देखो लग भी एस आकार का रहा है तो इसका नाम एस आकारीय अधिगम वक्र। इसको बोलते हैं मिश्रित इनका, और इसको अवग्रहाश भी बोलते हैं। क्यों, देखो जो अधिगम की दर है वो प्रारंभ में धीमी, मिश्रित है, पहले धीमी फिर तीव्र होगी, फिर वापस पुनः धीमी हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, इस प्रकार। पहले देखो धीमी, पहले धीमी फिर तेज, फिर धीमी फिर तेज, फिर धीमी फिर तेज, फिर ऐसे नीचे आएगी धीमी, फिर ऊपर तेज। इस प्रकार होती है अधिगम की दर, प्रारंभ में धीमी फिर तेज, यानी कि इसमें स्थिरता नहीं रहती है। और ऐसा कार्य अधिगम वक्र भी बोलते हैं, सर्पिलाकार भी बोलते हैं, सीढ़ीदार भी कहलाता है। ये सीढ़ियों की तरह लग रहा होगा। अब इसको आप कैसे समझोगे, जैसे आप ऐसे लो, मान लो आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, है ना,
जब आप अच्छे से पहले तैयारी कर रहे हो, अभी मान लो वैकेंसी आई, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका जो सीखना है, जो अधिगम है, वो आपका तीव्र हो जाता है। अभी आपका तीव्र है, बिल्कुल मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से बिल्कुल लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, है ना, डेली क्लास लेते हो, बिल्कुल तीव्र है। जैसे ही आपकी मान लो थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो जाती है, परीक्षा होने के बाद में कुछ समय के लिए आपका क्या होता है, पढ़ाई है वो करोगे नहीं, बंदी कर दोगे। जब परीक्षा हो जाती है तो आपका जो अधिगम है वो धीमा पड़ जाता है ना। और फिर अगर वापस वैकेंसी आती है, आपको पता लगता है अभी 30,000 पद आए हैं, वापस वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी आने पर वापस तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। अभी तो बहुत ही कम सीटें हैं, वैसे तो सामान्य में हिंदी और उसमें पंजाबी में तो आई नहीं। इसमें ऐसे ही होता रहता है कि जो अधिगम होता है, पहले तीव्र, फिर आराम करोगे आप, जैसे आपका एग्जाम हो गया, फिर अधिगम मान लो धीमा हो गया, है ना, फिर अगर वैकेंसी वापस आती है तो वापस तीव्र हो जाओगे, फिर एग्जाम हुआ तो फिर धीमा, इस प्रकार ही होता है। तो ये ऐसा कार्य अधिगम वक्र, इसका ऐसा कार का ऐसे बनता जाता है, कभी तेज कभी तीव्र। इसको मिश्रित बोलते हैं, अवग्रहास भी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चारों अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब अपने करते हैं अधिगम पठार। ये लो, अधिगम पठार मैंने बताया था कि अधिगम पठार है क्या, जब सीखना स्थिर हो जाए वो अधिगम पठार है, यानी कि लंबे समय तक इसमें स्थिरता की स्थिति बनी रहती है, ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव होता है यानी उन्नति, ना ही उसमें अवनति होती है, तो वो होता है अधिगम वक्र कहलाता है। और इसमें जो अधिगम, जो सीखने का जो पठार में जो सीखने की दर है इस अधिगम के पठार में, वो बिल्कुल 0 हो जाती है। अब एक ये परिभाषा देखो, प्रोफेसर भाटिया के अनुसार है ये कि अधिगम का पठार है वो सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ने की अवस्था है। अब इसमें कुछ भी कारण मान लो, अधिगम के पठार में रुचि का अभाव होना चाहे इसमें से मान लो कार्य की मतलब ज्यादा जटिलता देखकर, या ज्ञान की सीमा, अगर वो ज्ञान की सीमा इस प्रकार की, वो ऐसे इतना ही सोचता है कि भी मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मेरे को इतना ही सीखना, इतना ही, वो खुद ही ऐसे खत्म कर लेता है। या फिर उत्साह की कमी, सबसे जो मेन है ना, मेरा ये मानना है कि जो उत्साह की कमी है वो इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ, इसलिए कि चाहे और तो कुछ भी हो कारण, कुछ भी कारण हो, अगर उत्साह की कमी आप लोगों में आ गई है तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। अगर उत्साह है तो कोई कितनी भी दुनिया कुछ भी आ जाए, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। उत्साह की कमी है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो, ये है अधिगम का पठार, सीखने के दौरान आगे न बढ़ने की अवस्था, छात्र इस अवस्था को कोई प्रगति नहीं कर सकता है। अधिगम का पठार समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, इस प्रकार होता है ये अधिगम का पठार कैसे। देखो, अधिगम के पठार के कारण क्या क्या है, क्यों आता है अधिगम के पठार। विषय की रुचि का अभाव होना, जो सब्जेक्ट है उसमें रुचि है, उसका मतलब उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होना, उसमें रुचि का अभाव होना, या सीखने की अनुचित विधि होना, उचित विधि नहीं होना, और ज्ञान की सीमा, यानी कि अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि भी हमें पढ़ना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है कुछ, बस यहाँ तक ही था, तो अगर आप लोगों ने सीमा ही समाप्त कर दी है, कार्य की जटिलता, उत्साह की कमी, शारीरिक क्रिया की कमी, या फिर व्यवधान व प्रेरणा का अभाव, ये सारे ही छोटे छोटे अधिगम पठार के कारण है, इनको ध्यान रखना। तो जो मेन उत्साह की कमी अगर बंदे में आ जाती है तो वो खुद ही नहीं सीख पाता, ये मैं इंपॉर्टेंट खुद मानती हूँ। निराकरण, अब इसके निराकरण क्या है। प्रोत्साहन सबसे बड़ा निराकरण है। प्रोत्साहन जरूरी है, रोचक व उत्तम विधियां होनी चाहिए, अच्छी विधियां रोचक होनी चाहिए, विश्राम जरूरी है, अच्छा वातावरण मिले, और सरल से जटिल की ओर हो, सरल से फिर जटिल हो, ना कि जटिल से सरल। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ही इसी में अधिगम स्थानांतरण भी पढ़ लेते हैं। देखो, अधिगम स्थानांतरण यानी कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्थान पर काम आए। कैसे, अब आप इसको इस प्रकार लो, अगर आप अपने घर में ही मान लो अपने दादा दादी से ऐसे लो, अगर आप लोग छोटे बच्चे हैं मान लो, अगर उनको अच्छे से मतलब इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि किसी के किस प्रकार पैर छूने चाहिए, मतलब किसी को देखते हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर आपकी फैमिली में दादा दादी ने उस बच्चे को सिखाया है कि जब बड़े मिलते हैं तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार, अगर वो ही बच्चा कहीं पर बाहर गया और उस बच्चे ने वहां पर कोई बड़े आए, उनके पैर छुए और जो दादाजी ने जैसा व्यवहार बताया था वैसा किया, तो जो ज्ञान उसने ग्रहण दादा दादी जी से किया था घर पर, वो व्यवहार अगर कहीं और जगह काम आ रहा है तो वो होता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्थान पर काम आए, वो अधिगम स्थानांतरण होता है। अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, स्थानांतरण को अंतरण भी बोलते हैं, स्थानांतरण या अंतरण, इसके प्रकार
कौन कौन सी है, क्या है, ये देखो। एक होता है सकारात्मक, जिसको धनात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। नकारात्मक जो कि ऋणात्मक होता है, निषेधनात्मक स्थानांतरण। तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। अब इन तीनों को समझते हैं कि जो सकारात्मक, जो धनात्मक स्थानांतरण है वो क्या है। यानी कि जब मान लो एक विषय है, उसमें सीखा हुआ जो पुराना ज्ञान है, जो पहले का ज्ञान है, वो किसी दूसरे नए विषय को सीखने में सहायक होता है, वो होता है सकारात्मक। जो धनात्मक हो रहा है भी एक स्थान से दूसरे विषय में सीखा जा रहा है, इसको धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण भी बोलते हैं। जिससे आप इस प्रकार लो कि अगर कोई गणित का ज्ञान है, गणित का जो अधिगम है, जो सीखा है गणित आप लोगों ने अधिगम है, वो भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत में उपयोगी होता है। जैसे आप लोगों ने जोड़ और ये सारे बाकी जोड़ घटा बाकी इस प्रकार से सीखे, किस प्रकार मतलब पैसों का जोड़ करना, इस प्रकार का सीखा है ना। तो जोड़ वगैरह सीखे तो वो पैसे के लेन देन में आपको आसानी हो जाएगी, उसमें आपको जोड़ का पता चल जाएगा भी इतने बच्चे ऐसे मतलब 50 रुपये, उसमें से 25 किसी को दिए तो 25 बच गए, इस प्रकार के। और एक होता है नकारात्मक जो कि ऋणात्मक। इसमें क्या होता है कि जब किसी विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में अगर बाधा बन जाता है, दूसरे विषय में क्या बन जाता है, अगर बाधा बन गया, इसे कहते हैं ऋणात्मक या नकारात्मक। यानी कि वो प्रतिकूल स्थानांतरण होता है, इसको बोलते हैं प्रतिकूल स्थानांतरण। कैसे, मान लो आप लोगों ने हिंदी में गिनती सीखी, हिंदी मीडियम से है जो बच्चे, अगर आप ऐसे ले लो, हाँ ना, हिंदी मीडियम से है, अचानक से क्या हुआ, उनको इंग्लिश मीडियम में लगा दिया उन बच्चों को। घर पे आप कहीं अपनी फैमिली में कहीं आस पड़ोस में देखो, इंग्लिश मीडियम से अगर किसी बच्चे का सीधा फिर बाद में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया, यानी कि 5वीं के बाद में ले लो चाहे, क्या उसको आसानी होगी, उसमें बाधा आएगी? क्योंकि हर विषय में हिंदी मीडियम में सारे हिंदी में होते हैं, बस इंग्लिश को छोड़ करके इंग्लिश मीडियम में सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, तो वो कैसे सीख पाएगा? तो होता है नकारात्मक ऋणात्मक। यानी कि गिनती ले लो, हिंदी की जो गिनती है वो सीखने में अंग्रेजी की गिनती में बाधक होती है। भाई आप ऐसे लो, अगर कोई बेटी है अगर वो शादी से पहले क्या है जींस टॉप वगैरह ये पहनती है ना, और शादी के बाद में उसी बच्ची को सलवार सूट पहनने को बोला जाता है और घूंघट निकालने को बोला जाता है, क्या वो बाधा उत्पन्न नहीं होगी? पहले तो फ्रीडम थी, बिल्कुल जींस टॉप में थी और घूंघट भी नहीं निकालती थी, एक बार बाधा आएगी, बाधा होती है। तो ये होते नकारात्मक ऋणात्मक। एक होता है शून्य स्थानांतरण। यानी कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान है वो किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है, ना तो सहायक होगा न ही बाधक होगा, वो होता है शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसे लोग कबीर जी के दोहे सुन लेते हैं, तो कबीर जी के दोहे सीखने से रहम जी के दोहे याद करने में न तो सहायक होते न कोई बाधक होते, कोई फायदा नहीं। अब आप ऐसे लो, अगर आपको कार चलाना सीखना है, मान लो आप कार चलाना सीख रहे हो और एक दूसरी जगह आपको खाना पकाने में परफेक्ट हो, खाना पकाना मतलब अच्छा बना सकते हो आप, और इधर कार सीख रहे हो, क्या आपको वो खाना पकाने वाला जो टैलेंट है वो इस कार में कोई काम आएगा? कोई फायदा नहीं, ना तो सहायता मिलेगी ना ही बाधा उत्पन्न होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको अधिगम पठार भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अधिगम स्थानांतरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और अधिगम वक्र भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।